हे गाइस, मैं हूं एकलव्य। आज मैं आपको कॉजेटिव वर्ब पार्ट 8 पढ़ाने जा रहा हूं। हम लोगों ने कॉजेटिव वर्ब के स्ट्रक्चर 3 पर आधारित कुछ वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट सिंपल में देख लिया है। अब हम लोग प्रेजेंट सिंपल से आगे कुछ वाक्यों का अनुवाद देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, मेरे पिताजी मंदिर बनवा रहे हैं। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक सब्जेक्ट मेरे पिताजी को छोड़कर एक संज्ञा मंदिर ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो मंदिर के बाद को लगाकर भी इस वाक्य को बोल सकते हैं। मेरे पिताजी मंदिर को बनवा रहे हैं। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। माई फादर इज गेटिंग ए टेम्पल बिल्ट, या माई फादर इज हैविंग ए टेम्पल बिल्ट। यहां आपने देखा गेट या हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। नंबर 2, वह कारखाना लगवा रहा है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा कारखाना एक संज्ञा ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यहां आप चाहें तो कारखाना के बाद को का चिन्ह लगाकर भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। वह कारखाना को लगवा रहा है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही इज गेटिंग ए फैक्ट्री सेटअप, या ही इज हैविंग ए फैक्ट्री सेटअप। नंबर 3, तुम कमरा में झाड़ू लगवा रहे हो। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और इसमें सब्जेक्ट तुम के अलावा झाड़ू एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू आर गेटिंग द रूम स्वेप्ट, या यू आर हैविंग द रूम स्वेप्ट। नंबर 4, वह तुम्हें अपमानित करवा रहा है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट वह के अलावा इस वाक्य में एक सर्वनाम तुम्हें ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। आप तुम्हें को तुमको भी कह सकते हैं। आप चाहें तो इस वाक्य को बोल सकते हैं, वह तुमको अपमानित करवा रहा है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही इज गेटिंग यू ह्यूमिलिएटेड, या ही इज हैविंग यू ह्यूमिलिएटेड। नंबर 5, हम लोग बारातियों के लिए नए नए पकवान तैयार करवा रहे हैं। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और यहाँ सब्जेक्ट हम लोग के अलावा इसमें एक संज्ञा पकवान ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस वाक्य में पकवान के बाद को लगाकर आप इस सेंटेंस को लिख सकते हैं। हम लोग बारातियों के लिए नए नए पकवानों को तैयार करवा रहे हैं। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। वी आर गेटिंग न्यू डिशेज प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मैरिज, या वी आर हैविंग न्यू डिशेज प्रिपेयर्ड फॉर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मैरिज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस प्रकार का भी वाक्य देखिए। नंबर 1, हम लोग अगले सप्ताह अपना घर रंगवाने वाले हैं। इस सेंटेंस में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हम लोग के अलावा एक संज्ञा अपना घर ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह छिपा हुआ है। यहाँ आप चाहें तो अपना घर के बाद को का चिन्ह लगा के, को का विभक्ति लगा के इस वाक्य को दूसरे ढंग से बोल सकते हैं, इस वाक्य को दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। हम लोग अगले सप्ताह अपने घर को रंगवाने वाले हैं। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। वी आर गोइंग टू हैव आवर हाउसेज पेंटेड नेक्स्ट वीक, या वी आर गोइंग टू गेट आवर हाउसेज पेंटेड नेक्स्ट वीक। प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, मैंने अपराधी को पकड़वा दिया है, या मैं अपराधी को पकड़वा चुका हूं। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में एक संज्ञा अपराधी ऐसा है जिसके बाद देखिए को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई हैव गॉट द क्रिमिनल अरेस्टेड या आई हैव हैड द क्रिमिनल अरेस्टेड। नंबर 2, तुमने उसे फंसवाया है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम उसे ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि उसे को आप उसको भी लिख सकते हैं, उसे को आप उसको भी कह सकते हैं। यानी इस सेंटेंस को आप कह सकते हैं तुमने उसको फंसवाया है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू हैव गॉट हिम इंट्रैप्ड या यू हैव हैड हिम इंट्रैप्ड। नंबर 3, उसने यह अपराध करवाया है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट के अलावा, सब्जेक्ट है यहाँ उसने के अलावा एक संज्ञा यह अपराध ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो यह अपराध के बाद को का चिन्ह लगा के आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं उसने इस अपराध को करवाया है। यह के जगह आप इस लिख देंगे और इसको बोलेंगे उसने इस अपराध को करवाया है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। ही हैज गॉट दिस क्राइम कमिटेड या ही हैज हैड दिस क्राइम कमिटेड। नंबर 4, मैंने सारी व्यवस्था करवा दी है। इस वाक्य में देखिए पहली महत्वपूर्ण बात है यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी महत्वपूर्ण बात इस वाक्य में यह है कि सब्जेक्ट के बाद एक संज्ञा व्यवस्था ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस वाक्य को बोल सकते हैं मैंने सारी व्यवस्थाओं को करवा दी है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई हैव गॉट एवरीथिंग मैनेज्ड या आई हैव हैड एवरीथिंग मैनेज्ड। नंबर 5, उसने लोगों को सूचना दिलवा दी है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा लोग ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही हैज गॉट पीपल इंटीमेटेड या ही हैज हैड पीपल इंटीमेटेड। नंबर 6, बूढ़ी औरत ने एक पत्र लिखवाया है या बूढ़ी औरत पत्र लिखवा चुकी है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बूढ़ी औरत सब्जेक्ट के बाद एक संज्ञा पत्र ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस सेंटेंस को बोल सकते हैं बूढ़ी औरत ने एक पत्र को लिखवाया है या बूढ़ी औरत पत्र को लिखवा चुकी है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। द ओल्ड वुमन हैज गॉट ए लेटर रिटन या द ओल्ड वुमन हैज हैड ए लेटर रिटन। नंबर 7, हम कई मकान बनवा चुके हैं। इस सेंटेंस में देखिए पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हो चुका है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हम के अलावा एक संज्ञा मकान ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस वाक्य को बोल सकते हैं हम कई मकान को बनवा चुके हैं। इसीलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। वी हैव गॉट सेवरल बिल्डिंग्स बिल्ट या वी हैव हैड सेवरल बिल्डिंग्स बिल्ट। नंबर 8, रेखा ने अपने भाई को पिटवाया है। इस वाक्य में देखिए पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट रेखा ने के अलावा इस वाक्य में अपने भाई एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। रेखा हैज गॉट हिज ब्रदर बीटन अप या रेखा हैज हैड हिज ब्रदर बीटन अप।
नंबर 9, मैंने कुछ फूल लगवाए हैं। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट मैंने के अलावा एक संज्ञा फूल ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के स्ट्रक्चर थर्ड के आधार पर करते हैं। आई हैव गॉट सम फ्लावर्स प्लांटेड या आई हैव हैड सम फ्लावर्स प्लांटेड। नंबर 10, उसने दरवाजे को रंगवाया है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में सब्जेक्ट उसने के अलावा दरवाजा एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही हैज गॉट द डोर्स पेंटेड या ही हैज हैड द डोर्स पेंटेड। नंबर 11, मैंने रीना को बहाल करवाया है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ सब्जेक्ट मैंने के अलावा एक संज्ञा रीना ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई हैव गॉट रीना अपॉइंटेड या आई हैव हैड रीना अपॉइंटेड। नंबर 12, मैंने इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक संज्ञा पुस्तक ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है। यदि आप चाहते तो यहाँ को का चिन्ह छिपा भी सकते थे और इस वाक्य को लिख सकते थे मैंने यह पुस्तक प्रकाशित करवाया है। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। I have got this book published या I have had this book published। नंबर 13, उसने बूढ़े नौकर को हटवा दिया है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इसमें सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। He has got the old servant removed या he has had the old servant removed। नंबर 15, हम लोग कई पेड़ कटवा चुके हैं। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस वाक्य में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट हम के अलावा इसमें पेड़ एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि हम चाहें तो को का चिन्ह लगाकर बोल सकते हैं हम कई पेड़ों को कटवा चुके हैं। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। वी हैव हैड सेवरल ट्रीज कट डाउन या वी हैव गॉट सेवरल ट्रीज कट डाउन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, तुम उसे व्यर्थ में स्वह से तंग करवा रहे हो। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सब्जेक्ट तुम के अलावा उसे एक ऐसा सर्वनाम है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। आप चाहें तो उसे के जगह पर आप उसको भी लिख सकते हैं, उसे के जगह पर आप उसको भी बोल सकते हैं और इस वाक्य को आप बोल सकते हैं तुम उसको व्यर्थ में स्व से तंग करवा रहे हो। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू हैव बीन गेटिंग हिम वेक्स्ड इन वेन सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन हैविंग हिम वेक्स्ड इन वेन सिंस मॉर्निंग। नंबर 2, वह किसी की हानि करवाता रहा है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस वाक्य में यह है कि यहाँ सब्जेक्ट के अलावा एक सर्वनाम किसी ऐसा है जिसके साथ की का चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही हैज बीन गेटिंग एनीवन हार्म्ड या ही हैज बीन हैविंग एनीवन हार्म्ड। नंबर 3, तुम 10 मिनट से घाव साफ करवा रहे हो। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है और इस सेंटेंस में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट तुम के अलावा इस वाक्य में एक संज्ञा घाव ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। आप चाहें तो इस वाक्य में घाव के बाद को का चिन्ह लगाकर बोल सकते हैं तुम 10 मिनट से घाव को साफ करवा रहे हो।
इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू हैव बीन गेटिंग द वुंड क्लीन्ड फॉर 10 मिनट्स, या यू हैव बीन हैविंग द वुंड क्लीन्ड फॉर 10 मिनट्स। नंबर 4, मैं कुछ रुपये दिलवाता रहा हूं। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और इस वाक्य में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट मैं के अलावा कुछ रुपये ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, मैं कुछ रुपयों को दिलवाता रहा हूं। इसलिए इस सेंटेंस का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई हैव बीन गेटिंग सम मनी पेड, या आई हैव बीन हैविंग सम मनी पेड। पास्ट सिंपल में कुछ वाक्यों को देखें। नंबर 1, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और सब्जेक्ट शाहजहां ने के अलावा इस वाक्य में एक संज्ञा ताजमहल ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस वाक्य को बोल सकते हैं, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। शाहजहां गॉट द ताजमहल बिल्ट, या शाहजहां हैड द ताजमहल बिल्ट। नंबर 2, मेरे दादाजी ने कई सड़क बनवाए। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ मेरे दादाजी ने सब्जेक्ट के अलावा कई सड़क संज्ञा के बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस वाक्य को बोल सकते हैं, मेरे दादाजी ने कई सड़कों को बनवाया। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। माई ग्रैंड फादर हैड मेनी रोड्स कंस्ट्रक्टेड, या माई ग्रैंड फादर गॉट मेनी रोड्स कंस्ट्रक्टेड। नंबर 3, उसने तुम्हारा काम करवाया। इस वाक्य में देखिए पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सब्जेक्ट उसने के अलावा एक संज्ञा तुम्हारा काम ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप इस वाक्य को चाहें तो आप को का चिन्ह लगाकर बोल सकते हैं, उसने तुम्हारे काम को करवाया। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। ही गॉट योर वर्क डन, या ही हैड योर वर्क डन। नंबर 4, तुमने उसे हरवाया। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक सर्वनाम उसे ऐसा है जिसके साथ को का चिन्ह लगा हुआ है। इस वाक्य को चाहें तो आप बोल सकते हैं, तुमने उसको हरवाया। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर पर करते हैं। यू गॉट हिम डिफीटेड, या यू हैड हिम डिफीटेड। नंबर 5, तुमने उसकी शादी करवाई। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और इस वाक्य में सब्जेक्ट तुमने के अलावा एक सर्वनाम उसकी ऐसा है जिसके साथ की का चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू गॉट हिम मैरिड, या यू हैड हिम मैरिड। नंबर 6, उन लोगों ने मेरे घर को ढहवा दिया। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ उन लोगों ने सब्जेक्ट के अलावा एक संज्ञा घर ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। दे गॉट माई हाउस डिमोलिस्ड, या दे गॉट माई हाउस डिमोलिस्ड। नंबर 7, मैंने अपना बाल कटवाया। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ की सब्जेक्ट मैंने के अलावा अपना बाल एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस वाक्य को बोल सकते हैं, मैंने अपने बाल को कटवाया। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई हैड माई हेयर कट, या आई गॉट माई हेयर कट। नंबर 8, तुमने इस कोट को रंगवाया। इस वाक्य को देखिए, यदि आप चाहें तो तुमने यह कोट रंगवाया भी बोल सकते हैं। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि
इस वाक्य में सब्जेक्ट तुमने के अलावा कोट ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। यू गॉट दिस कोट डाइड या यू हैड दिस कोट डाइड। नंबर 9, उसने बगीचा में पेड़ों को लगवाया था। यहाँ था लगा हुआ है, इसीलिए ऐसा लगता है कि ये पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस है, लेकिन बहुत सारे विद्वान बोलते हैं कि था लगाइए तो भी ना लगाइए तो भी यह पास्ट सिंपल में सेंटेंस है। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट उसने के अलावा एक संज्ञा पेड़ों ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। He got trees planted in the garden या he had trees planted in the garden। 10, उसने एक दुकान बनवाया। इस वाक्य में क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और इस वाक्य में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने सब्जेक्ट के अलावा इसमें एक संज्ञा दुकान ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस वाक्य को बोल सकते हैं उसने एक दुकान को बनवाया। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। He got a shop built या he had a shop built। नंबर 11, कैलाश ने अपना नाम कटवा लिया। इस वाक्य में देखिए पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इस वाक्य में यह है कि कैलाश ने सब्जेक्ट के अलावा इस वाक्य में अपना नाम एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो अपना नाम के बाद को का चिन्ह लगाकर भी इस वाक्य को लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, कैलाश ने अपने नाम को कटवा लिया। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। कैलाश गॉट हिज नेम स्ट्रक ऑफ या कैलाश हैड हिज नेम स्ट्रक ऑफ। नंबर 12, मैंने एक विद्यालय खुलवाया था। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इस वाक्य में यह है कि सब्जेक्ट मैंने के अलावा इस वाक्य में विद्यालय एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। चाहे तो आप यहाँ को का चिन्ह लगा सकते हैं, मैंने एक विद्यालय को खुलवाया था। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। I had a school established या I got a school established। नंबर 13, मैंने मेज पर प्यालियां लगवा दी थी। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि सब्जेक्ट मैंने के अलावा इस वाक्य में प्यालियां एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो को का चिन्ह लगाकर भी इस वाक्य को आप लिख सकते हैं, मैंने मेज पर प्यालियों को लगवा दी थी। प्यालियां से तब हम प्यालियों लिखेंगे, और इस वाक्य को हम लिखेंगे मैंने मेज पर प्यालियों को लगवा दी थी। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। आई गॉट द डिशेज लेड ऑन द टेबल या आई हैड द डिशेज लेड ऑन द टेबल। नंबर 14, लड़कों ने परीक्षा की तारीख बदलवा दी। इस वाक्य में देखिए क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सब्जेक्ट लड़कों ने के अलावा एक संज्ञा परीक्षा की तारीख ऐसा है जिसके बाद चाहें तो आप को का चिन्ह लगाकर बोल सकते हैं। इस वाक्य को हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, लड़कों ने परीक्षा के तारीख को बदलवा दी, यानी तारीख के बाद हम को लगा सकते हैं। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। द बॉयज गेट द डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन चेंज्ड या द बॉयज गॉट द डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन चेंज्ड। नंबर 15, राजा ने मंत्री को अपने पद से हटवा दिया। इस वाक्य में पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस वाक्य में यह है कि यहाँ सब्जेक्ट राजा ने के अलावा एक संज्ञा मंत्री ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। द किंग गॉट द मिनिस्टर रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट या द किंग हैड द मिनिस्टर रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। नंबर 16, अशोक ने राज्य भर में कुएं खुदवाए थे।
इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि इसमें सब्जेक्ट अशोक ने के अलावा एक संज्ञा कुएं ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि हम चाहें तो इस वाक्य को बोल सकते हैं, अशोक ने राज्य भर में कुओं को खुदवाया था। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, अशोक गॉट वेल्स डग अप थ्रू आउट हिज किंगडम, या अशोक हैड वेल्स डग अप थ्रू आउट हिज किंगडम। नंबर 17, प्राचार्य ने गरीबों को खिलवाया। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि सब्जेक्ट प्राचार्य ने के अलावा इस वाक्य में गरीबों एक ऐसा संज्ञा है जिसके बाद को का चिन्ह लगा हुआ है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, द प्रिंसिपल गॉट द पुअर फेड, या द प्रिंसिपल हैड द पुअर फेड। नंबर 18, मैंने अपनी कार दुरुस्त करवाई, या मैंने अपनी कार की मरम्मत करवाई। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इस वाक्य में यह है कि सब्जेक्ट मैंने के अलावा इसमें एक संज्ञा अपनी कार ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। यदि आप चाहें तो इस वाक्य को बोल सकते हैं, मैंने अपने कार को दुरुस्त करवाई। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, आई हैड माई कार रिपेयर्ड, या आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। नंबर 19, मैंने कल बाल कटवाया। इस वाक्य में देखिए पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस वाक्य में यह है कि सब्जेक्ट मैंने के अलावा इसमें एक संज्ञा बाल ऐसा है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। आप चाहें तो इस वाक्य को का चिन्ह लगाकर बोल सकते हैं, मैंने कल बाल को कटवाया। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, आई हैड माई हेयर कट यस्टरडे, या आई गॉट माई हेयर कट यस्टरडे। नंबर 20, टीवी की मरम्मत करवाने के लिए कितना खर्च आया। इस वाक्य में देखिए पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करवाने के लिए क्रिया का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है, और इसके अलावा ऑब्जेक्ट हम कैसे खोजेंगे, इस वाक्य में थोड़ा झंझट है। कहाँ को का चिन्ह छिपा हुआ है, कहाँ को का चिन्ह लगना चाहिए, को का चिन्ह तो कहीं देख नहीं रहे हैं, या की का चिन्ह किसके साथ होना चाहिए, या के का चिन्ह किसके साथ होना चाहिए। तो हम देखें, हम इस वाक्य में देखते हैं की का चिन्ह टीवी के साथ लगा हुआ है। अब हम यह जांच करते हैं कि टीवी ही ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में कि नहीं है। अब किसकी मरम्मत करवाने के लिए, तो टीवी की मरम्मत करवाने के लिए। हम अब कंफर्म हो जाते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट जो है टीवी की ही है। इसीलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब के थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू गेट द टीवी रिपेयर्ड। यहाँ देखिए कॉजेटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट द टीवी आया है, या हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू हैव द टीवी रिपेयर्ड। नंबर 21, उसने अपने कान छिदवाए। इस वाक्य में देखिए पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, और इस वाक्य में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब्जेक्ट उसने के अलावा इसमें अपना कान एक ऐसा नाउन है जिसके बाद को का चिन्ह छिपा हुआ है। उसने अपना कान छिदवाया, या उसने अपने कान छिदवाए, या उसने अपने कान को छिदवाए। इसलिए इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, he got his ears pierced, या he had his ears pierced। नंबर 22, मैंने पत्र की प्रतिलिपि करवाई। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है। इसीलिए हम इस वाक्य का अनुवाद या तो सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। इस वाक्य का अनुवाद हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप नहीं है। अब झंझट है कि सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे कि थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है सो भी ढूंढेंगे। अब हम क्रिया में कुछ प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं, किसकी प्रतिलिपि करवाई, तो पत्र की। यहाँ पत्र ऑब्जेक्ट है, तो हमने देखा जब किसकी लगाकर प्रश्न करते हैं और ऑब्जेक्ट मिलता है तो हम उस सेंटेंस का अनुवाद थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं, और थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर इस सेंटेंस का अनुवाद होता है, आई हैड द लेटर कॉपीड, या आई गॉट द लेटर कॉपीड। नंबर 23,
लड़कों ने परीक्षा की तारीख बढ़वा दी। इस वाक्य में पहली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिया के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अनुवाद या तो सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर होगा। इस वाक्य का अनुवाद किसी भी स्थिति में हम फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर नहीं करेंगे। अब सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे या थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करेंगे, इसमें कोई भी ऐसा संज्ञा या सर्वनाम नहीं है जिसके साथ से का चिन्ह लगा हुआ है और उस से का अर्थ के द्वारा होता है। तो निश्चित रूप से इस वाक्य का अनुवाद हम थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर ही करेंगे, लेकिन खोजना हमें यह है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन है। तो आप प्रश्न कीजिए क्या बढ़वा दी, तो यहां उत्तर मिलता है परीक्षा की तारीख। तो यहां ऑब्जेक्ट हो गया परीक्षा की तारीख। अब इस वाक्य का अनुवाद हम लोग थर्ड स्ट्रक्चर के आधार पर करते हैं। द बॉयज हैड द डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन एक्सटेंडेड, या द बॉयज गॉट द डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन एक्सटेंडेड।